आप सभी विद्यार्थियों का टीचर्स क्लास वे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के बीच कक्षा 11 इतिहास के कक्षा 11 इतिहास के पहला चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 के पहले टॉपिक लेखन कला और शहरी जीवन, लेखन कला और शहरी जीवन का दूसरा पार्ट लेकर आया। इसी पार्ट में मैं लेखन कला और शहरी जीवन को कंप्लीट करूंगा। पार्ट 2 है यह पार्ट 2 है। पहले पार्ट में हमने मेसोपोटामिया के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो थे, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, मैंने उन पर चर्चा किया था। आज मैं इस टॉपिक को कंप्लीट करूंगा। जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं मैं आज उन सभी तथ्यों पर चर्चा करूंगा। तो मेसोपोटामिया, जैसा कि पहले वीडियो के दौरान हमने बताया था कि मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी की सभ्यताएं, दोनों सभ्यताएं एक दूसरे के समकालीन थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता जहां पर लेखन कला सिंधु घाटी सभ्यता की अपेक्षा बेहतर थी, तो वहीं पर सिंधु घाटी सभ्यता में मेसोपोटामिया की नगरीय योजना की तुलना में सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय योजना बेहतर थी। तो चलिए देखते हैं कि आज के महत्वपूर्ण फैक्ट कौन कौन से हैं। सर्वप्रथम पहला फैक्ट, जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है, वह है कि मेसोपोटामिया में 5000 ईसा पूर्व 5000 ईसा पूर्व में शहरी जीवन की शुरुआत हो गई थी। शहरी जीवन की शुरुआत हो गई थी। परीक्षा के दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण है और जानकारी के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि मेसोपोटामिया में शहरी जीवन की शुरुआत कब हुई थी। तो मेसोपोटामिया में शहरी जीवन की शुरुआत 5000 ईसा पूर्व में हो गई थी। परंतु मेसोपोटामिया में नगरों का विकास या नगरों का निर्माण, मेसोपोटामिया में नगरों का निर्माण नगरों का निर्माण 3000 नगरों का निर्माण 3000 ईसा पूर्व में प्रारंभ हो गया था। उरुक, उर और मारी मेसोपोटामिया के यहाँ पे इसके प्रमुख नगर थे। इसके प्रमुख नगर थे। इसके प्रमुख नगर थे। मेसोपोटामिया में शहरी जीवन की शुरुआत कब हुई थी? तो मेसोपोटामिया में शहरी जीवन की शुरुआत 5000 ईसा पूर्व या 5000 बीसी में हुआ था। मेसोपोटामिया में नगरों का निर्माण, शहरी जीवन की शुरुआत 5000 ईसा पूर्व में प्रारंभ हो गई थी।
परंतु मेसोपोटामिया में नगरों का निर्माण 3000 ईसा पूर्व में प्रारंभ हो गया था। उरुक, उर और मारी इसके प्रमुख नगर थे। आगे के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब अगला फैक्ट है, मेसोपोटामिया के शहरीकृत मेसोपोटामिया के शहरीकृत दक्षिणी भाग को, मेसोपोटामिया के शहरीकृत दक्षिणी भाग को सुमेर और अक्कद कहा जाता था। अक्कद कहा जाता था। अक्कद में 2370 ईसा पूर्व में सारगोन नामक एक शासक का उल्लेख मिलता है। मेसोपोटामिया के शहरीकृत दक्षिणी भाग को सुमेर और अक्कद कहा जाता था, और अक्कद में ही 2370 ईसा पूर्व में सारगोन नामक एक शासक का उल्लेख मिलता है। सारगोन नामक एक शासक का उल्लेख मिलता है। मेसोपोटामिया में बेबीलोनिया शहर, बेबीलोन का निर्माण कब हुआ था, यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख लीजिए कि मेसोपोटामिया में 2000 ईसा पूर्व में बेबीलोन शहर का निर्माण हुआ था। शहर का निर्माण हुआ था, जिसे बाद में बेबीलोनिया कहा गया। ठीक, मेसोपोटामिया में 2000 ईसा पूर्व में बेबीलोन शहर का निर्माण हुआ था, जिसे बाद में बेबीलोनिया कहा गया। यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में, अति लघुत्तरी प्रश्न के रूप में भी पूछ लेते हैं कभी, और कभी बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में भी पूछ लेते हैं। जैसे कि अभी पिछले वर्ष ही पेपर में आया था कि मेसोपोटामिया में या बेबीलोन शहर का निर्माण कब हुआ था। तो बेबीलोन शहर का निर्माण 2000 ईसा पूर्व में कहां पर हुआ था, मेसोपोटामिया में हुआ था, जिसे बाद में हम बेबीलोनिया कहने लगे थे। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अब हम चर्चा करेंगे मेसोपोटामिया के जानकारी के स्रोत क्या थे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए,
जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं मैं उन सभी फैक्टों पर चर्चा करूंगा। कोई भी फैक्ट छूटेगा नहीं, कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा, सभी प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को मिलेगा। चलिए अब आगे जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वह है मेसोपोटामिया के स्रोत। चूंकि मेसोपोटामिया भी एक सभ्यता थी, मेसोपोटामिया भी एक सभ्यता थी, इसकी भी जानकारी हमें उत्खनन से ही हुई थी, इसकी भी जानकारी हमें उत्खनन से हुई थी, परंतु इसके लिखित दस्तावेज से, इसका मेसोपोटामिया में खुदाई के दौरान जो लिखित दस्तावेज मिले थे उससे हमें इस सभ्यता के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई। तो मेसोपोटामिया के जो स्रोत हैं उन स्रोतों में सर्वप्रथम इमारतें, औजार, आभूषण, मूर्तियां, कब्रें, मिट्टी की पटकाएं, मिट्टी की पटकाएं और लिखित दस्तावेज, और लिखित दस्तावेज ये मेसोपोटामिया के स्रोत हैं। हमें इमारतें जो मिली हैं, औजार जो मिले हैं, आभूषण, मूर्तियां, कब्रें और मिट्टी की पटकाएं और लिखित दस्तावेज, इन्हीं के माध्यम से हमें मेसोपोटामिया के इतिहास को जानने में सहायता मिली है। तो मेसोपोटामिया के स्रोत कौन कौन से हैं यह प्रश्न पूछा जाता है अति लघुत्तरीय प्रश्न में। तो मेसोपोटामिया के स्रोत इमारतें, औजार, आभूषण, मूर्तियां, कब्रें, मिट्टी की पट्टिकाएं और लिखित दस्तावेज। ठीक है, अब अगला महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनता है वह यह है, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनता है मेसोपोटामिया की शहरी जीवन और अर्थव्यवस्था की मेसोपोटामिया की शहरी जीवन और अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता थी, यह प्रश्न है, अति लघुत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है। मेसोपोटामिया की शहरी जीवन और अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता थी? तो मेसोपोटामिया की शहरी जीवन और अर्थव्यवस्था की जो महत्वपूर्ण विशेषता थी वह था श्रम का विभाजन, और उत्तर लिख लीजिए इसका, श्रम का विभाजन और श्रम का विभाजन और सामाजिक संगठन, और सामाजिक संगठन, यह मेसोपोटामिया की शहरी जीवन और अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता थी। इसको आप लोग नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। चलिए मेसोपोटामिया में बस्तियों का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी जानना जरूरी है। तो
मेसोपोटामिया में प्रश्न है, अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख लीजिए कि मेसोपोटामिया में बस्तियों का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था। यह प्रश्न है, इसको आप लोग लिख लीजिए और इसका उत्तर हम लिख रहे हैं। मेसोपोटामिया में बस्तियों का निर्माण मेसोपोटामिया में बस्तियों का निर्माण 5000 ईसा पूर्व में प्रारंभ हो गया था। बाद में कई बस्तियों ने बाद में ये बस्तियां शहरों का रूप ले चुकी थी। शहर कई तरह के थे। पहले मंदिरों के चारों तरफ फैले हुए दूसरे व्यापार के केंद्र के रूप में और शेष शाही शहर के रूप में थे। इसमें जितने भी पॉइंट्स लिखे गए हैं सभी महत्वपूर्ण हैं। इसे याद रखना बहुत जरूरी है कि मेसोपोटामिया में बस्तियों का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था। तो मेसोपोटामिया में बस्तियों का निर्माण 5000 ईसा पूर्व में प्रारंभ हो गया था। बाद में ये बस्तियां शहरों का रूप ले चुकी थी। शहर कई तरह के थे। पहले मंदिरों के चारों तरफ फैले हुए, दूसरे व्यापार के केंद्र के रूप में और शेष शाही शहर के रूप में थे। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अक्षर साफ साफ पहचान में तो आ रहे होंगे क्योंकि बहुत बड़े बड़े लिख रहा हूं, इसीलिए कि आप लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो अक्षर को देखने में, पहचानने में। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे मेसोपोटामिया और उसका भूगोल। यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी पूछा जाता है और लघु उत्तरीय प्रश्न में भी पूछा जाता है। तो उस पर अब हम चर्चा करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेडिंग डाल लीजिए मेसोपोटामिया और उसका भूगोल। मेसोपोटामिया और उसका भूगोल।
इसको हेडिंग डाल दीजिए। अब इसके नीचे लिखिए कि मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया इराक गणराज्य का हिस्सा है। मेसोपोटामिया इराक गणराज्य का हिस्सा है। इराक भौगोलिक विविधताओं का देश है। इसके पूर्वोत्तर भाग में अक्षर पहचान में आ रहे होंगे, मार्कर भी करता हूं। इसके पूर्वोत्तर भाग में हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान है, जो धीरे धीरे वृक्षादित रूप में फैलते गए। इसका उत्तर थोड़ा लंबा है तो हम बोल देते हैं, आप लोग लिख लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और उसके बाद हम बोल रहे हैं उसको इसके आगे से लिख लीजिएगा कि मेसोपोटामिया और उसका भूगोल। मेसोपोटामिया इराक गणराज्य का हिस्सा है। इराक भौगोलिक विविधताओं का देश है। इसके पूर्वोत्तर भाग में हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान है, जो धीरे धीरे वृक्षादित रूप में फैलते गए। अब इसके नीचे से लिखिए कि इसके उत्तर में ऊंची भूमि है। इसके उत्तर में ऊंची भूमि है जहां से स्टेपी घास के मैदान है। इसके उत्तर में ऊंची भूमि है जहां स्टेपी घास के मैदान है। उसको भी लिख दें क्या? आप लोग लिख लीजिए कि इसके उत्तर में ऊंची भूमि है जहां स्टेपी घास के मैदान है। यहाँ पशुपालन खेती की तुलना में आजीविका का अधिक महत्वपूर्ण साधन था। ठीक है, इतना लिख लीजिए। उसके बाद लिखिए कि पूर्व में दजला की सहायक नदियां व्यापार के परिवहन के रूप में अच्छा साधन था। और इसके दक्षिणी भाग में रेगिस्तान है, जहां से लेखन कला और शहरी जीवन का प्रादुर्भाव हुआ था। इसके दक्षिण में रेगिस्तान है जहां से लेखन कला और शहरी जीवन का प्रादुर्भाव हुआ था। फरात नदी रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद कई धाराओं में फैल जाती थी, बहने लगती थी। कभी कभी इन धाराओं में बाढ़ आ जाती थी और यही धाराएं नहरों का रूप लेकर सिंचाई का महत्वपूर्ण साधन बन जाती थी। तो यह मेसोपोटामिया और उसका भूगोल का उत्तर था। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग उत्तर सही से लिखे होंगे।
एक बार फिर से देख लीजिए कि मेसोपोटामिया इराक गणराज्य का हिस्सा है। इराक भौगोलिक विविधताओं का देश है। इसके पूर्वोत्तर भाग में हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान है जो धीरे धीरे वृक्षादित रूप में फैलते गए। इसके उत्तर में ऊंची भूमि है जो स्टेपी घास के मैदान है। यहाँ पर आजीविका के रूप में पशुपालन अधिक महत्वपूर्ण थे। इसके पूर्व भाग में जो दजला की सहायक नदियां थी, दजला और उसकी सहायक नदियां, वह परिवहन के अच्छे साधन थे। और इसके दक्षिण भाग में रेगिस्तान था और यहीं से मेसोपोटामिया के शहरी जीवन और लेखन कला का प्रादुर्भाव हुआ था। यहीं से लेखन कला और शहरी जीवन का प्रादुर्भाव हुआ था। फरात नदी रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद कई धाराओं में बटकर बहने लगती थी और इन्हीं धाराओं में कभी कभी बाढ़ आ जाती थी और यही धाराएं धीरे धीरे नहरों का रूप ले लेती थी जो कि सिंचाई के अच्छे साधन के रूप में जानी जाती थी। तो ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद लिखिए अगला जो महत्वपूर्ण फैक्ट है। चलिए आगे लिखिए। एक चीज आप लोग जान लीजिए कि मेसोपोटामिया में खाद्य संसाधन के भंडार थे, परंतु खनिज संसाधन का अभाव था। परंतु खनिज संसाधन का अभाव था। अब जैसे कपड़े, जैसे में लिख लीजिए कि अभाव था। अगर किसी संसाधन का अभाव होगा तो उसे हम जहां पर इसका भंडार होगा वहां से हम इसका आयात करेंगे। तो मेसोपोटामिया में खाद्य संसाधन के भंडार थे। खाद्य संसाधन की दृष्टि से मेसोपोटामिया बहुत विकसित स्थान था, परंतु यहाँ पर खनिज संसाधन का अभाव था। तो जैसे लकड़ी, सोना, चांदी, सीपी तथा अन्य महत्वपूर्ण पत्थरों का आयात तुर्की और ईरान या खाड़ी देशों से करते थे। इसके बदले में वे
स्वनिर्मित कपड़े और खाद्य वस्तुएं इसके बदले में वे स्वनिर्मित कपड़े और खाद्य वस्तुएं देते थे। ठीक। मेसोपोटामिया में खाद्य संसाधन के भंडार थे, परंतु खनिज संसाधन का अभाव था। जैसे खनिज में जैसे लकड़ी, सोना, चांदी, सीपी तथा अन्य महत्वपूर्ण पत्थरों का आयात मेसोपोटामियाई लोग तुर्की और ईरान या खाड़ी देशों से करते थे। ईरान या खाड़ी देशों से करते थे। इसके बदले में वे स्वनिर्मित कपड़े और खाद्य वस्तुएं इन देशों को देते थे। यहाँ के लोगों को, यहाँ के व्यापारियों को यह देते थे। एक प्रकार से यह विनिमय का साधन भी था कि स्वनिर्मित कपड़े और खाद्य वस्तुएं यह मेसोपोटामियाई लोगों के विनिमय का एक साधन भी था। क्योंकि यही चीज देकर ये वहां से वे संसाधन मंगाते थे जो इनके पास नहीं होते थे। तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए मेसोपोटामियाई लोग पढ़े लिखे थे। ऐसा हम क्यों कह सकते हैं? ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसके लिखित दस्तावेज मिले हैं। इसके लिखित दस्तावेज मिले हैं। तो मेसोपोटामिया के लोग अपना हिसाब किताब कैसे रखते थे, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। मेसोपोटामियाई लोग अपना हिसाब किताब कैसे रखते थे, इस प्रश्न को लिख लीजिए कि मेसोपोटामियाई लोग अपना हिसाब किताब मिट्टी की पट्टिकाओं पर कील से गोंद कर मेसोपोटामियाई लोग अपना हिसाब किताब मिट्टी की पट्टिकाओं पर कील से गोद कर लिखते थे। इनकी लिपि क्या थी, इसको हम पहले वीडियो में बता चुके हैं कि इनकी लिपि कीलाकर या कीलाक्षर थे या कीलाक्षर। ठीक है। अब दूसरा महत्वपूर्ण इसका पॉइंट है कि कीलाक्षर लिपि को कब पढ़ा गया था। तो 1850 ईस्वी में कीलाक्षर लिपि को पहचाना गया और पढ़ा गया।
ठीक, ये दोनों पॉइंट्स महत्वपूर्ण है। पहला है कि मेसोपोटामियाई लोग अपना हिसाब किताब कैसे रखते थे। तो मेसोपोटामियाई लोग अपना हिसाब किताब मिट्टी की पटकाओं पर कील से गोद कर लिखते थे। और इनकी लिपि क्या थी, इसको हम पहले वीडियो में बता चुके हैं कि इनकी लिपि किलाकर या किलाक्षर थी। और किलाकर या किलाक्षर लिपि को कब पढ़ा गया, कब पहचाना गया, तो 1850 ईस्वी में किलाक्षर लिपि को पहचाना गया और पढ़ा गया। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। मेसोपोटामिया में अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मेसोपोटामिया में लेखन कला का विकास किसने किया था। मेसोपोटामिया में लेखन कला का विकास मेसोपोटामिया में लेखन कला का विकास यहाँ के पुरातत्वविदों के अनुसार, यहाँ के पुरातत्वविदों के अनुसार, तत्वविदों के अनुसार यहाँ के राजा ने किया था। यहाँ के राजा ने किया था। और ऐसे ही एक राजा का नाम एन मरकर का नाम उल्लेखनीय है। इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए कि मेसोपोटामिया में लेखन कला का विकास किसने किया था। तो मेसोपोटामिया में लेखन कला का विकास यहाँ के पुरातत्वविदों के अनुसार यहाँ के राजा ने किया था। और ऐसे ही एक राजा एन मरकर का नाम उल्लेखनीय है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अगला प्रश्न है कि मेसोपोटामिया की साक्षरता की दर क्या है। यह प्रश्न नहीं बन सकता क्योंकि साक्षरता की दर में परसेंटेज का रोल महत्वपूर्ण हो जाता है। तो प्रश्न यह बन सकता है कि मेसोपोटामिया की साक्षरता कैसी थी। मेसोपोटामिया की साक्षरता कैसी थी। क्या मेसोपोटामियाई लोग बहुत पढ़े लिखे थे। क्योंकि लिखित दस्तावेज मिले हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता में। तो लिखित दस्तावेज मिलने का कारण था कि यहाँ के लोग पढ़े लिखे होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं था। मेसोपोटामिया की साक्षरता कैसी थी, यह प्रश्न आप लिख सकते हैं। तो इसका उत्तर है कि मेसोपोटामियाई लोग
बहुत कम पढ़े लिखे थे, बहुत कम पढ़े लिखे थे। इसका कारण न कि चिन्हों और प्रतीकों की सैकड़ों की संख्या में होना, सैकड़ों की संख्या में होना था, बल्कि मेसोपोटामियाई लोग बहुत कम पढ़े लिखे थे। इसका कारण था न कि चिन्हों और प्रतीकों की सैकड़ों की संख्या में होना, इसका कारण यह नहीं था। इसका कारण बल्कि में होना था। इसका कारण एक और हो सकता है कि मेसोपोटामिया लोग बहुत कम पढ़े लिखे थे। इसका कारण है कि चिन्हों और प्रतीकों की सैकड़ों की संख्या में होना था, बल्कि भूल रहे हैं कुछ। मेसोपोटामियाई लोग बहुत कम पढ़े लिखे थे। इसका कारण न कि चिन्हों और प्रतीकों की सैकड़ों की संख्या में होना था, बल्कि ये अधिक पेचीदा थे। ये अधिक पेचीदा थे। अधिक पेचीदा होने के कारण जो यहाँ की लिपि थी वह अधिक पेचीदा थी, सैकड़ों की संख्या थी। यह भी एक कठिन था कि इतने संख्याओं को, इतने चिन्हों को, प्रतीकों को याद रखना भी कठिन था। बल्कि यह उससे भी अधिक कठिन जो काम था, यह अधिक पेचीदा थी, टेढ़ी मेढ़ी थी। इसी कारण मेसोपोटामियाई लोग बहुत कम पढ़ लिख पाए थे। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, मेसोपोटामिया की खुदाई हुई थी, जैसा कि हमने बता चुका, जैसा कि हमने पहले ही इस पे चर्चा कर चुके हैं कि मेसोपोटामिया का या मेसोपोटामिया की जानकारी हमें उत्खनन से ही मिली है। उत्खनन के दौरान मेसोपोटामिया में सबसे पहले कौन सी वस्तु मिली? प्रश्न लिख लीजिए कि उत्खनन के दौरान मेसोपोटामिया में सबसे पहले कौन सी वस्तु मिली थी? तो लिखिए उत्तर, उत्खनन के दौरान मेसोपोटामिया में उत्खनन के दौरान मेसोपोटामिया में सबसे पहले मंदिर का साक्ष्य मिला था। मंदिर का साक्ष्य मिला था। जिनमें कई तरह के देवता, जिनमें
कई देवताओं के नाम मिले हैं। मिले हैं जैसे उर। उर की पहचान चंद्रदेव से है। उर उर मतलब कि चंद्रदेव, लिख लीजिए, उर की पहचान चंद्रदेव से है। और इन नाना की पहचान युद्ध और प्रेम की देवी के रूप में है। उत्खनन के दौरान मेसोपोटामिया में सबसे पहले किसका साक्ष्य मिला था? तो मेसोपोटामिया में सबसे पहले मंदिर का साक्ष्य मिला था, जिनमें कई देवताओं के नाम मिले हैं, जैसे कि उर की पहचान चंद्रदेव से है। और इंद्रनाना, यह कई बार प्रश्न पूछा गया है कि युद्ध और प्रेम की देवी के रूप में मेसोपोटामिया में किसे पहचाना जाता है? तो इंद्रनाना की पहचान युद्ध और प्रेम की देवी के रूप में है। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। वीडियो लंबा होता जा रहा है, चलिए इसे जल्दी समाप्त करते हैं, क्योंकि इसी वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं, इसी कारण यह वीडियो लंबा होता रहता है। चलिए अब आगे का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है, सबसे पहले तो जान लीजिए कि मेसोपोटामिया में मेसोपोटामिया की नगरीय योजना सिंधु घाटी सभ्यता की अपेक्षा कमजोर थी। यह एक पॉइंट है, इसे आप पॉइंट के रूप में याद कर लीजिए। सभ्यता की अपेक्षा इसकी जो नगर योजना ग्रिड प्रणाली थी वह कमजोर थी। ठीक है, इसे आप लोग एक पॉइंट के तौर पे याद कर लीजिए। इसके बाद मेसोपोटामिया की समाज कैसी थी? तो मेसोपोटामिया की समाज में एकल परिवार को आदर्श माना जाता था। जिनमें पिता परिवार का मुखिया होता था।
एकल परिवार से आशय है कि पति पत्नी और उसके बच्चे, पति पत्नी और उसके बच्चे। एकल परिवार से यही मतलब है कि अकेला अपना परिवार, संयुक्त परिवार नहीं। ठीक है। मेसोपोटामिया की समाज में एकल परिवार को आदर्श माना जाता था, जिनमें पिता परिवार का मुखिया होता था। ये 2 पॉइंट्स हैं, इसे आप लोग याद कर लीजिए और इसे नोट कर लीजिए। चलिए, जैसा कि हमने अभी कुछ समय पहले ही चर्चा किए थे, जैसा कि हम कुछ समय पहले ही चर्चा किए थे कि मेसोपोटामिया में उरुक, उर और मारी यह महत्वपूर्ण शहर थे। तो उन्हीं में से उर के विषय में हम कुछ जानने का प्रयास करते हैं। उर का अर्थ होता है हृदय। उर का अर्थ होता है हृदय। ठीक। तो उर का अगर हम देखें तो उर मेसोपोटामिया का एक प्रमुख नगर था। प्रमुख नगर था और उत्खनन के प्रारंभिक नगरों में शामिल था। और नगर था और उत्खनन के प्रारंभिक नगरों में शामिल था। उन्नीस सौ 30 के दशक में इसका सुव्यवस्थित उत्खनन किया गया। उर में एक कब्रिस्तान मिला है। एक कब्रिस्तान मिला है जहां राजा और जनसाधारण लोगों को दफनाया जाता है। जहां राजा और जनसाधारण लोगों को दफनाया जाता था। यहां पर एक और लिख लीजिए कि यहां पर घरों के अंदर आंगन में भी आंगन के फर्शों के नीचे भी शवों को दफनाने का साक्ष्य मिला है। ठीक है। उर मेसोपोटामिया का एक प्रमुख नगर था और उत्खनन के प्रारंभिक नगरों में शामिल था। 1930 के दशक में इसका सुव्यवस्थित उत्खनन किया गया। उर में एक कब्रिस्तान मिला है जहां राजा और जनसाधारण लोगों को
दफनाया जाता था। यहाँ पर घरों के अंदर आंगन के फर्शों के नीचे भी शवों को दफनाने का साक्ष्य मिला है। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। पूरा शब्द दिखाई दे रहा है? लाइट जा चुकी है जिसकी वजह से थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। बस 5-7 मिनट का वीडियो है। ठीक, चलो। एक घंटे के ऊपर हम सोच रहे थे कि 40 से 50 मिनट के अंदर इस क्लास को कंप्लीट कर देंगे, परंतु बहुत सारे तथ्यों पर हमने चर्चा की है जिसके कारण यह वीडियो लंबा हो गया। अब अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है या प्रश्न है वह है कि मारी शहर का निर्माण कब किया गया था और क्यों किया गया था। तो मारी शहर का निर्माण दो 2000 ईसा पूर्व में राजधानी के रूप में किया गया था। किया गया था। मारी शहर का निर्माण 2000 ईसा पूर्व में राजधानी के रूप में किया गया था। इसके बाद अब जो सबसे अंतिम फैक्ट है इसे आप लोग लिख लीजिए और यहीं पे आप समाप्त भी कर देंगे कि गिलगेमिस कहां का शासक था। तो गिलगेमिस उरक नगर का शासक था। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने एन मरकर के बाद शासन किया था। इन्होंने एन मरकर के बाद शासन किया था और ये अपने आसपास के प्रदेशों को अपने राज्य में मिला लिया। ठीक, मारी शहर का निर्माण क्यों हुआ था मेसोपोटामिया में। तो मारी शहर का निर्माण 2000 ईसा पूर्व में राजधानी के रूप में किया गया था। उसके बाद गिलगेमिस कौन था, यह प्रश्न पूछा गया है। तो गिलगेमिस उरुक नगर का शासक था। गिलगेमिस कौन था? उरुक नगर का शासक था। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने मतलब गिलगेमिस ने एन मरकर के बाद शासन किया था और ये अपने आसपास के प्रदेशों को अपने राज्य में मिला लिए थे। बस इतने ही पॉइंट्स थे जो कि लेखन कला और शहरी जीवन के लिए महत्वपूर्ण थे। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद जो
किताब के प्रश्न बचे हैं उन प्रश्नों को तो आप गाइड से भी तैयार कर सकते हैं, और क्योंकि उन प्रश्नों को लिखाना कठिन होगा, समय बहुत लग जाएगा। ठीक है, तो जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे हमने उन सभी फैक्टों पर चर्चा कर ली। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस चैनल पर बने रहिए। मैं यहां पर गारंटी देता हूं कि अगर आप केवल इन्हीं प्रश्नों को तैयार कर लें तो आप 70% मार्क आराम से लाएंगे। और मैं कक्षा 9 से लेकर 12 तक के एनसीईआरटी को कवर करूंगा, और अधिक समय में नहीं, केवल 2 महीने के अंदर। तो इसलिए आप लोग इस चैनल पे बने रहिए। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।